जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर, अंबेडकर नेशन को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं की आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को और ख़ास तौर से दिल्ली प्रदेश के समस्त बहुजन समाज के लोगों को मैं जय भीम करता हूं और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अंबेडकर नेशनल चैनल जो एक सामाजिक और ये मानवतावादी मूवमेंट को युवाओं को जागृत करने में लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके जो चलाने वाले चैनल को भाई गौतम रत्ना को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौतम जी। सबसे पहले तो मैं अंबेडकर नेशन को बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, खास करके जो बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, लोग जिस तरह से शोषण का शिकार हो रहे हैं, इवन जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो किस तरह से जनता तक पहुँचे, उसके लिए आप सच में बहुत बधाई के पात्र हैं, आप आपकी पूरी टीम। तो मैं इसको समाज में एक नया इनिशिएटिव मानूंगी क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो इस तरह के इशू को लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो अंबेडकर नेशन जो चैनल है वो मैं आशा करती हूँ कि बहुत तरक्की करे और हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनको ऊपर तक लेके आए और साथ में लोगों को जो है वो एक जस्टिस की जो मुहिम है, न्याय है, वो लोगों तक पहुँचे। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत विशेष शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। को हमारी तरफ से जय भीम। सम्मानित साथियों, पूर्व की तरह हम लोग फेसबुक पे लाइव कैडर कैंप कार्यक्रम के तहत हम लोग आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हैं। साथियों, थोड़ा छोटा सा बदलाव हुआ है। पहले हम लोग इस कैडर कैंप को हम लोग ललितपुर से दिया करते थे, जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है मध्य प्रदेश की तरफ। फिलहाल आज इस समय हम लोग गाजियाबाद, जो कि दिल्ली की तरफ बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, हम यहाँ पर आकर के कैडर लाइव दे रहे हैं। सम्मानित साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट विषय को लेकर के आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको विषय दिखाई दे रहा है कि प्रवासी मजदूरों की बदतर हालात का जिम्मेदार कौन है, इस बिंदु को लेकर के हम आपके बीच में पहुंचे हैं। सम्मानित साथियों, ये ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ हम लोग एक बात को और क्लियर करेंगे कि लॉकडाउन के सहारे सरकार में बैठे हुए लोग इस देश में पुरानी अथवा नई व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, तो सम्मानित साथियों, उसका भी खुलासा हम आप लोगों के बीच में करेंगे। इस प्रकार से हम लोग अपनी बात को पुष्टि देने के लिए तमाम हम ऐसे जिक्र आपके बीच में करेंगे। लेकिन साथियों, अपनी बात रखने से पहले, जैसे कि पूरा देश, पूरा विश्व जानता है इस बात को कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने में शुमार प्राप्त, देश में विदेश में ख्याति प्राप्त बहुजन मूवमेंट को बहुत मजबूती देने वाले, और जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि बाबा साहब के द्वारा जिनका नाम चयनित किया गया था, माननीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का कल अष्टमिक परिनिर्वाण हो चुका है। तो साथियों, हमने सोचा कि कार्यक्रम तो सारे चलने चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति समाज की हुई है, तो हम लोग अपनी तरफ से, पूरे देश की तरफ से हम बाबूजी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और पूरे देश के सामने युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग, मैंने भी बहुत सीख ली थी, जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डाला है कि मैंने कभी उनको बूढ़ा नहीं देखा था। मैंने उनको हर पल उनकी जवान अवस्था में मैंने उनको देखा था और उनके भाषण शेर की दहाड़ की तरह थे, जिनकी शैली से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और मेरी तरीके से अन्य और साथियों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा।
इसलिए सम्मानित साथियों, उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से, किसी वजह से मामला जो है लोग खसकते रह गए, वो पहुंच नहीं पाए। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सील कर दी गई थी चारों तरफ से, आप जानते हैं। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो सम्मानित साथियों पूरी दिल्ली जाम हो जाती। ऐसी शख्सियत का कल परिनिर्वाण हुआ है। तो मैं अपने साथियों के साथ पूरे देश की तरफ से बाबूजी को, साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, और साथियों जितने भी महापुरुष हैं उन सभी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, यहाँ पर विराजमान जो हमारे साथी लोग हैं जिनके स्कूल में ये कार्यक्रम किया जा रहा है आज लाइव कैडर कैंप का, उनके सहयोगी साथी, जैसा आप लोग जानते हैं पहले हमारे सहयोगी साथी बहुत प्रकाश गौतम जी हुआ करते थे ललितपुर में। आज हमारे अमित पंत बहुत जो ऐसे पार्षद हैं वो हैं, भारत गौतम जी हैं। इन सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो उन्होंने मेहनत की है। तो मैं बाबूजी को अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे देश की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। सम्मानित साथियों, हमने आपको विषय पहले दिखाया था कि प्रवासी मजदूरों की बदतर हालत का जिम्मेदार कौन है। तो साथियों, लॉकडाउन के सहारे ये लोग इस देश में पुरानी व्यवस्था को अथवा नई व्यवस्था को, मैं ये शब्द में बार बार जो यूज कर रहा हूँ, पुरानी व्यवस्था ऑब्लिक नई व्यवस्था, इसका आप लोग इसके जस्टिफाई हम लोग आगे चल के हम आपके बीच में करेंगे। साथियों, लॉकडाउन के सहारे ये लोग इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये फैक्ट आए हुए आपके सामने कहते हैं। कानून का भी ये नियम है, जहाँ पे फैक्ट ना मिले वहाँ सर्कमस्टेंसेस से आप लोग अपने केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सर्कमस्टेंसेस के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से, दोनों के माध्यम से हम लोग अपनी बात आपके बीच में पुष्टि करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, सबसे पहले अगर आप मजदूरों की, आज प्रवासी मजदूरों की बात है तो कोविड-19 जो है साथियों, कोविड का मतलब होता है COVID, CO का मतलब होता है कोरोना, VI से मतलब वायरस होता है, D4 डिजीज होता है। तो कोरोना वायरस से जो डिजीज है वो जो 2009 में जो बन गया था, उससे संबंधित ये बात जो है हमारे द्वारा करनी बहुत जरूरी है। अगर प्रवासी मजदूरों की आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं तो कोरोना के बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से देश में लॉकडाउन, इस पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, भारत में भी लगा, लेकिन उसके सहारे वो किस प्रकार से मिसयूज किया जा रहा है, ये हम लोग किसी बात को, और इस बात को हम एडिशनल रूप से अब आपके बीच में रखेंगे। सम्मानित साथियों, समय का हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत कम, हम लगभग एक की रात लगभग 40-45 मिनट के अंदर अंदर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो मेरा साथियों से निवेदन है, आप लोग जुड़ते भी जाएं और अपने इसको शेयर भी करते जाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव कैडर कैंप का, इस कार्यक्रम का लाभ उठा सके। सम्मानित साथियों, कोई प्रश्न होगा तो वो अपनी हमारे स्क्रीन पे डाल सकता है, हमारे कमेंट्स में डाल सकता है, उसको हमारे सहयोगी साथी जो हैं, हमारे जो साथी हैं वो उसको स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे, उसका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। सम्मानित साथियों, क्या कोविड-19, हम लोग, आप लोग धीरे धीरे हमारी बात को समझेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या कोरोना वायरस, कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस भारतीय पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसका मिसयूज किया जा रहा है, ऐसा लोगों के उसमें हमको दिखाई देता है। सम्मानित साथियों, तो मैं छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से आपके बीच में अपनी बात रखूंगा। अगर देखा जाए तो विश्व के देशों के उन हिस्सों में अधिकांश लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई जो क्षेत्र बहुत ठंडे क्षेत्र थे, चाहे वो चीन हो, इटली हो, अमेरिका हो, जो भी हो। सम्मानित साथियों, कोरोना वायरस की वजह से अगर कहीं पर मृत्यु हुई है तो वो उसमें उस एरिया में हुई है जहाँ पर बहुत ठंडा एरिया है, लेकिन भारत हमारा ठंडा एरिया नहीं है। ये बात हम आगे आपको बताएंगे। इसलिए इस कोरोना वायरस के लिए, सर्वाइविंग के लिए, इसके जीवित रहने के लिए ठंडा एरिया होना बहुत जरूरी है। ये बात हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। नंबर 2, इम्यूनिटी पावर और अनस्टेबल टेम्परेचर। इम्यूनिटी पावर एंड अनस्टेबल टेम्परेचर। इम्यूनिटी पावर मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति,
रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे जो भारत देश के जो लोग हैं उनके पास में अन्य देशों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है। जो ठंडे एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर और हमारे भारत देश के जो लोग हैं इनकी इम्यूनिटी पावर में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भारत के लोगों में, भारत के नागरिकों में इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरी बात जो है अनस्टेबल टेम्परेचर है। यहाँ जो टेम्परेचर है वो स्टेबल नहीं रहता है। यहाँ पे कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, कभी पतझड़ आता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी आपको टेम्परेचर होते हैं वो भी यहाँ मिलते हैं, माइनस तक भी पहुंच जाता है। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको सारी ऋतुएं मिलती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए ये इसका मतलब ये है कि ये जो कोरोना वायरस जो है ये अगर सस्टेन करता है, अगर रुकता है तो सम्मानित साथियों ये जो है इसके लिए स्टेबल टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत में जो अनस्टेबल टेम्परेचर है उसके अंदर ये सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है। इसको मैं नहीं कहता, इसको मेडिकल साइंस सम्मानित साथियों कहती है। इम्यूनिटी पावर के बारे में बताया कि इम्यूनिटी पावर लोगों से लड़ने की शक्ति सम्मानित साथियों तो भारत के लोगों में सबसे ज्यादा है। यानी कि भारत के लोगों में इस कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति इस समय विराजमान है। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं, यहाँ पर वो चलने वाला नहीं है। भारत के लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत है जिसमें कोरोना वायरस सफल नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको पहले बताई। साथियों एक चीज यहाँ पे जो हम लोग क्लास बी में हम जो अपनी बात रख रहे हैं वहां पे ये रखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान जो हुआ भारत के लोगों का कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ 1-2% वो केवल इसलिए हो गया क्योंकि हमारे भारत का जो नागरिक था उसका जो ब्रेन है उसके ब्रेन को ये नहीं पता थी कि ऐसा प्रकार का वायरस भी हमारे सामने कभी आएगा। जब कोई वायरस आता है तो बॉडी आता है जाता है, जैसे कोई पहले भी आए थे, चेचक आए थे, बहुत सी चीज आई थी, तो उसमें जो है ब्रेन उसको तैयार कर देता है। ये ब्रेन के पास में पावर होती है क्योंकि जब कोई वायरस किसी शरीर के अंदर प्रवेश करता है सम्मानित साथियों तो डबल पावर देकर के सेल्स को, कोशिकाओं को डबल ताकतवर पावर वाली सेल्स को भेज करके बॉडी जो है ब्रेन के कमांड से खुद उस वायरस को मार दिया करता है। लेकिन ये नया वायरस था जिसकी वजह से सम्मानित साथियों हमारा ब्रेन सेटअप नहीं था, इसलिए थोड़ा बहुत 1-2% नुकसान हुआ। लेकिन सम्मानित साथियों जैसे हमारे ब्रेन को ये पता चला तो उसने अपनी कोशिकाएं, डबल पावर की कोशिकाएं भेज करके, सेल्स भेज करके उस वायरस को भी मारने की स्थिति में हमारे भारत देश की इम्यूनिटी पावर है। हमारा ब्रेन इस समय तैयार हो चुका है। यही कारण है सम्मानित साथियों कि हमारे लोग अधिकांश ठीक होते जा रहे हैं। जिस सम्मानित साथियों ये बातें मैंने आपके आगे रखी, अब मैं निवेदन करता हूँ अगली स्लाइड आप लोग याद रखें। विदेशों में शरीर में वायरस के प्रवेश से लाखों लोगों की मृत्यु हुई, जबकि साथियों ये बात बहुत पॉइंटेबल बात है सम्मानित साथियों, जबकि भारत में लगभग 97%, लगभग 97.2 लोग ठीक हो गए। ये मैं नहीं कहता, ये कोविड-19 की जो नेट पे जो रिपोर्ट चल रही है साथियों वो बोलती है, सरकारी रिपोर्ट बोलती है, इसको हम नहीं बोलते हैं सम्मानित साथियों। हमारी तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसलिए सम्मानित साथियों 97% लोग अगर ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बात समझने वाली है। ये बात आप अपने विवेक से अपना आप समझ सकते हैं। अन्य देशों के अंदर अधिकांश लोग, लाखों लोगों की डेथ हो गई, लेकिन भारत के अंदर जिन लोगों की डेथ हुई है उसमें डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि उसमें वो जो है कुछ उनके और डिजीज थी, जैसे शुगर की है, उसकी है, तो उसमें इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से 1-2% लोगों को नुकसान हुआ है। अब बाकी जो है वैसे भी डेथ होती रहती है देश में, ये दुनिया में चलती रहती है सम्मानित साथियों। तो यहाँ पर मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ और आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग समझ सकते हो कि 97% लोग जो ठीक हो रहे हैं सम्मानित साथियों, ये एक सोचने वाली बात है साथियों। भारत कर्क रेखा के पास होने की वजह से गर्म क्षेत्र है, यहाँ पर जो वायरस है वो सर्वाइवल नहीं है। यहाँ का जो वायरस है वो सर्वाइवल नहीं है सम्मानित साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ गौर करने योग्य बिंदु हैं जिनको आप लोगों को सम्मानित साथियों समझना पड़ेगा। लॉकडाउन में ही यहाँ पर ये पॉइंट साथियों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये प्रूफ करते हैं कि इन्होंने शायद इसका मिसयूज किया है।
ये मैं नहीं कहता, ये आपने टीवी में देखा होगा, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। साथियों, इस बात को हम क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? क्योंकि इस लॉकडाउन के सारे इस देश में पुरानी व्यवस्था को लगाने का जो प्रोग्राम चल रहा है सरकार में बैठे हुए लोगों का, उसको साथियों आप लोगों के बीच में पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से इस देश में पुरानी व्यवस्था के साथ साथ नई व्यवस्था होने जा रही है सम्मानित साथियों, जिसमें हर जाति धर्म जाति के लोगों को नुकसान होने के पूरे चांस आपको साथियों दिखाई देंगे थोड़े 5 मिनट के बाद में। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स ये तैयार करे हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं। लॉकडाउन में ही उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। जब लॉकडाउन चल रहा था, लोगों को सोशल डिस्टेंस के लिए उन्होंने बोला था, उसी बीच में उनकी सरकार क्यों बनी? ये बात आपके लिए सोचने वाली है। लोग इकट्ठे होने से उनके लोगों को कोरोना फैलने की संभावना होती तो वो इस रिस्क को कभी नहीं लेते। अगर कोरोना फैलने की लोगों के इकट्ठे होने से कोरोना के फैलने की संभावना होती तो वे लोग इस रिस्क को कभी नहीं लेते। क्यों? वो अपने एमपी एमएलए को क्यों बनवाना चाहते, अपने नेता को क्यों बनवाना चाहते? इसलिए सम्मानित साथियों, उन्होंने रिस्क लिया तो उसका मतलब उनको जानकारी थी कि ये कुछ नहीं है। उसमें से अभी तक किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। जितने लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे उनमें से अभी तक किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। साउथ इंडिया में कई मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने देना, साउथ इंडिया में कई मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को जमा होने देना उनकी सहमति के बगैर ये संभव नहीं था। इसका मतलब सरकार की सहमति थी, वरना वे लोग संभल नहीं हो सकते थे। अगर उनको खतरा होता तो वो ऐसा नहीं होने देते। साथियों, बाकी बातें मैंने आपके यहाँ पे लिखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इनके लोगों की शादियों में कई हजार लोग के इकट्ठे होने की खबर भी आप लोगों तक जरूर पहुंची होगी। रिस्क होता तो ये लोग बिल्कुल भी इकट्ठा होने नहीं देते। ये बात आपको समझने की बहुत ज्यादा साथियों जरूरत है। इनके सारे काम चल रहे हैं, इसका मतलब इनको जानकारी है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इसका मतलब उन लोगों को जानकारी है। अगर नुकसान होता तो वे अपने लोगों के साथ रिस्क नहीं लेते। जी सर, अगले स्लाइड आप देखते हैं। अमीरों को हवाई जहाज में एवं बसों से फ्री में लाना, अमीरों को हवाई जहाज में एवं बसों से फ्री में लाना, गरीब मजदूर को रोड पे फ्री छोड़ देना और उनकी सहायता करने के स्थान पर उल्टा किराया लेना, इन लोगों की मंशा को दर्शाता है। सम्मानित साथियों, इन्होंने अमीरों को तो ये विदेश से हवाई जहाज में लाए, बसों में लाए, कोटा से लाए, आप लोग जानते हैं सम्मानित साथियों। लेकिन मजदूर गरीबों को इन्होंने रोड पे फ्री छोड़ दिया साथियों, उनको उनसे उल्टा किराया लिया। ये उनकी मंशा को दर्शाता है। आनंद विहार अंतरराज्यीय बस अड्डा दिल्ली आदि जैसे ऐसे बहुत से स्थानों पर लाखों करोड़ लोगों की संख्या को इकट्ठा होने देना। साथियों, हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं होने देना, मतलब सहमति से है, उनको पता है, उनको इंटीमेशन है, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। होने देना, अगर रिस्क होता तो सम्मानित साथियों वो बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देते, बल्कि मजदूरों के घर पे जाकर के खाद्य सामग्री पहुंचाते, जिससे कि वो मजदूर भाई रोड पर ना आए। क्योंकि रोड पे आते तो रोग फैलता तो उसमें हर जाति धर्म जाति के लोगों को नुकसान होता। अगर उनको ऐसा आभास होता कि नुकसान होता है इस चीज से, तो वो रोड पे मजदूरों को आने नहीं देते। पर रोड पे आने गया है तो सम्मानित साथियों, आपको सोचने की जरूरत है कि जरूर उनको कुछ जानकारी है और उनको उल्टे उनके घर तक पहुंचाते हैं सम्मानित साथियों। और अब तक करोड़ों लोग भारत में मर चुके होते, जो लोग करोड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। इसी प्रकार से अगर बीमारी बढ़ती तो कई करोड़ लोग अब तक मर चुके होते। वो सारे लोग मर जाते, सब इकट्ठा हुए थे, सब लोगों ने आपस में खांसी थी, सब लोगों ने अपने आपस में एक दूसरे के पास पे लोग रहे। तो सम्मानित साथियों, अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि उनको जानकारी थी कि इनके आपस में मिलने से कोई कोरोना वायरस फैलने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या, हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आगे आप लोग इस बात को समझोगे। सहयोग के रूप में विदेशों से मिला पैसा, पीएम सीएम रिलीफ फंड और पीएम केयर फंड में आए हुए पैसों का 90% धनराशि सम्मानित साथियों, जो इनको मदद करने के लिए पैसा दिया गया था विदेशों से, या देश के बहुत से दानवीर लोगों ने जो पैसा दिया था, वो पैसा सम्मानित साथियों समाज में मजदूर पक्ष के लिए, गरीब पक्ष के लिए खर्च करने के लिए दिया गया था। लेकिन आपने अखबारों में और मीडिया में आपने सुना होगा कि 90% पैसा
पूरी धनराशि का 90% पैसा इन लोगों ने अमीर पूंजीपतियों को माफ करके और नया लोन दे करके उस पैसे का मिसयूज किया है। तो साथियों आप समझ सकते हैं, अगर इनको खतरा होता है इस चीज से तो वो उस पैसे को समाज के देश के हित में खर्च करते, ना कि 90% धनराशि को ये लोग पूंजीपतियों को बांट देते। तो ये हमारी बात उसको सम्मानित साथियों। और साथी जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीएम केयर फंड जो है वो नॉन ऑडिटेबल है, इसकी कोई जानकारी नहीं ले सकता, इसके बारे में कोई ऑडिट नहीं करा सकता, इसकी कोई आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो सम्मानित साथियों ये आप देखना पड़ेगा। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, कहीं ना कहीं दाल में कहीं काला है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। इसकी कोई वैक्सीन अभी तक ना मिल पाने की वजह से अन्य देशों में हमसे बहुत आगे है हर क्षेत्र में। वहां पे बहुत शक्ति के बावजूद भी लोगों का बहुत संख्या में मरना और ना के बराबर सही होना, और हमारे भारत में यहाँ ढीला ढाला रवैया होने के बावजूद भी संक्रमित लोगों का अन्य देशों की तुलना में अधिक सही होना, यह समझने वाली बात है। साथियों कोई वैक्सीन तो अब तक इसकी कोई बनी नहीं, ये बात हमने ऊपर भी कही है, लेकिन सम्मानित साथियों उन्होंने जो है 97% यहाँ पर जो लोग ठीक हो रहे हैं, तो ये हमको सम्मानित साथियों सोचने की बात है। अगर यह बीमारी भारत में फेवरेबल होती तो ये लोग इसको गंभीरता से लेते। अगर उनको लगता कि यहाँ पर इस बीमारी से कोई नुकसान हो सकता है, इस पर्यावरण में ये बीमारी चल सकती है, तो सम्मानित साथियों ये इसको गंभीरता से लेते, उपचार के स्थान पर थाली और ताली बजा करके उसका मजाक नहीं उड़वाते। तो इसलिए सम्मानित साथियों ये बात भी आपको सोचने वाली बात है। जहां पूरा विश्व गंभीर था इस विषय को लेकर के सम्मानित साथियों, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े बड़े धंधों के द्वारा भी थाली और ताली बजवाई, ये चेक करने के लिए कि अभी भी कितने अंधभक्त इस देश में हमारे उनके पक्ष में बचे हुए हैं, जो किसी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती तो साथियों ये ताली थाली नहीं बजवाते, जिसमें कोई इलाज नहीं है, जो बिल्कुल एक तरह साइंस का जिसने मजाक उड़ाने का काम किया। आज ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हमें इस बीमारी के साथ ही रहना है। पहले बोलते थे कि हमें इससे लड़ना है, हमें इससे जीतना है, आज क्या कहते हैं, हमें इसी के साथ रहना है। इसलिए सम्मानित साथियों ये सारी पॉइंट्स हैं, ये आपको समझने वाले पॉइंट्स हैं। जी सर। इसलिए सम्मानित साथियों अगली बात आपको कोरोना केसों का बढ़ता हुआ दिखाना, ये आपको साथियों समझने वाली बात है। कोरोना के केसों का बढ़ता हुआ दिखाना, लॉकडाउन को आगे बढ़ाना और रिलीफ देते जाना, ये प्रमाणित करता है कि इन लोगों को उपरोक्त जानकारी है। साथियों ये क्या है, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, जब 2000 केस थे तो लॉकडाउन लगा दिया और बिल्कुल उसको रोक दिया, उसको सस्टेन कर दिया, और जब आज 2 लाख से भी ऊपर हो गए हैं तो उसको खोल दिया। इसका मतलब साथियों आपको समझने वाली बात, उनको जानकारी है कि ये कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि टोटली ये झूठ है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है वो मैं नहीं कहता, उनकी रिपोर्ट है। 97% लोगों का ठीक होने का मतलब है कि 1% मुश्किल से ये ठीक है, और बाकी के बाकी ये 99% जिसका मिसयूज किया जा रहा है, जिसको कहने के लिए बहुत से हमारे डॉक्टर लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से अपनी वीडियो डाल करके इस बात को समझाने का प्रयास किया, उनका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। साथियों अगर परिस्थितियां गंभीर होती तो ये लोग नए कानून इसी बीच में बनवाकर, लॉकडाउन की वजह से नए कानून इसी बीच में बनवा करके गरीबों के खिलाफ, जो आपको जानकारी होगी, इन्होंने कानून बनाया था कि 8 घंटे को बढ़ा करके 12 घंटे करने का, ये सुप्रीम कोर्ट से बहुत से डिसीजन दिलवाने का, आरक्षण को लेकर के, ओबीसी को लेकर के, उनकी नौकरी को लेकर के, साथियों जो भी मामले जो चल रहे हैं, अगर ये इस बीमारी को गंभीरता से लेते तो ये नए कानून नहीं बनाते। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन के सहारे सम्मानित साथियों ये चाहते हैं कि लोग इकट्ठा होकर के हमारे इस किए हुए कारनामे का विरोध ना कर सके। इसलिए सम्मानित साथियों ये लोग लॉकडाउन के बीच में कानून बना रहे हैं, इसका मतलब इनको जानकारी है कि ये यहाँ पे सर्वाइवल नहीं है। सम्मानित साथियों लॉकडाउन की आड़ में ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये बात सम्मानित साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये खाने की व्यवस्था की जगह पर लोगों को रोड पे छोड़ देना, अब क्या बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। सम्मानित साथियों इतना मोटा पैसा विदेश से आया, भारत के लोगों ने दिया, तो साथियों आज ये देश विपदा में है, रोड पे बेचारा आदमी परेशान है,
अभी आपको हम फोटो के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि आपको जो है इंडिपेंडेंट बनना है। सम्मानित साथियों, तो फिर आपने रिलीफ फंड किस लिए लिया? आपने विदेश से पैसा क्यों लिया? भारत के लोगों से पैसा क्यों मांगा? सरकार के द्वारा जनता को पैसा देने के स्थान पर सम्मानित साथियों ने उल्टा पैसा लेकर के और उस पैसे को उन्होंने पूंजीपतियों को बांट दिया, गरीब तक उसका कोई लाभ नहीं हुआ। केवल घोषणाएं हुई सम्मानित साथियों, लेकिन गरीब तक वो पैसा नहीं पहुंचा है। तो ये बात हमने आपको बताने का प्रयास किया। इस प्रकार से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले चुनाव में ये लोग इन्हीं दिनों को चुनावी मुद्दा बनाएंगे और मीडिया के माध्यम से प्रचारित करवाएंगे कि अगर मोदी जी नहीं होते तो ये देश, इस देश में करोड़ों लोग मर जाते। ये दिखाएंगे कि लॉकडाउन के माध्यम से या मोदी जी के उसके माध्यम से या सरकार के माध्यम से इतनी जानें बच पाई हैं, वरना लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग मर जाते। तो इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जैसे सम्मानित साथियों, आपको मालूम है कि मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा इन्होंने उठा रखा था उसको भी आप लोग जानते हैं। तो सोचा कि लॉकडाउन को ये लोग बढ़ाना चाहते हैं और इस प्रकार से ये चाहते हैं कि भैया हम लोग दिखाएंगे कि मोदी जी की वजह से हमारा देश में करोड़ों लोगों मरने से जो बच गए हैं उसकी ये लोग बुरी बुरी प्रशंसा कर करके साथियों लोगों का ध्यान भटकाने का काम करेंगे। फिर लोग भूल जाएंगे, क्योंकि ये दर्द होता है, धीरे धीरे ये कम हो जाता है। आगे जाकर के फिर वे लोग जो इसको भूल जाएंगे और फिर ये कहेंगे चलो भाई मोदी को हम लोग द्वारा से देख लेते हैं। एक मुद्दा आप लोग जानते होंगे सम्मानित साथियों ने अभी मंदिर का बना रखा है, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। और मेरे साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस मंदिर के मुद्दे को एक बार आप लोग समाप्त हो जाने दें और इनको मंदिर बनवा लेने दें। इनको स्वीकृति दे दी जाए कि जाओ भैया तुम अपना मंदिर बनाओ। और सम्मानित साथियों, इस प्रकार से इनका ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। ये चाहते हैं कि हम लोग किसी भी वजह से भ्रमित होकर के इसको मंदिर को रोक दें, जिससे ये ओबीसी समाज के लोगों के दिमाग में इस बात को डाल सकें कि देखो हम तो मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन इन समाज के लोगों ने, अम्बेडकरवादी लोगों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने इस मंदिर को नहीं बनने दिया। तो इनके खिलाफ सभी लोग इकट्ठा करके अगला वोट जो है बीजेपी को दो, ये लोग बरगलाना चाहते हैं। इसलिए आपको उस बात से भी आपको सचेत रहना है सम्मानित साथियों। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये इसको बनाएंगे, इसका मिसयूज करेंगे सम्मानित साथियों, इसका मिसयूज आपको नहीं होने देना है। खास तौर पे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को, माइनॉरिटी समाज के लोगों को और देश और समाज में जो गरीब लोग हैं उन लोगों को इस बात को समझना होगा। इसलिए साथियों हमने बात आपके बीच में रखी। आप सम्मानित साथियों जानते होंगे लॉकडाउन के सहारे, जैसे हमने आपको पहले बताया कि लॉकडाउन के सहारे पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। कौन? सरकार में बैठे हुए लोग। एक तस्वीर है सम्मानित साथियों, देखिए किस प्रकार से लोग, ये आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखी होगी, आपने टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपने देखी होगी। ये कितना बड़ा दर्द है। ये बेचारे क्या सोच करके आए थे कि हम लोग अपने गांव को छोड़ करके शहर की तरफ जाएंगे, वहां 2 वक्त की रोटी कमा करके अपना गुजारा करेंगे। साथियों को नहीं पता थी कि ऐसा भी हो सकता है। इनका किस प्रकार से शोषण किया एक प्रकार से ये साथियों पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। देख लीजिए आप लोग साथियों, आप लोग इसको देख सकते हो। देखो ये एक घटना आई थी, वहां पे एक बिटिया लगभग 1200 किलोमीटर जो है 1200 किलोमीटर जो बिटिया हमारी बिहार में अपने पापा को बिठा करके ले गई थी। वो माइनर लड़की थी, छोटी लड़की थी। उसको कुछ लोगों ने उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको अवार्ड भी दिए हैं सम्मान साथियों। देखो किस प्रकार से लोग मरे हुए हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से हम छोटी छोटी बातें आपको समझा। देखिए आप लोग, ये बेचारा, इसको नींद आ गई इस बच्चे को, तो ये बेचारा इसी पे बैठ के सो गया। उसकी मम्मी उसे खींच रही है। साथियों इस देश में 2-2 हजार किलोमीटर लोग पैदल चले हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है सम्मानित साथियों। 1947 के समय में भी, हाँ देखिए तस्वीर ये आ गई है। 1947 के समय में जो दर्द हाल है, देखिए ये हमारे गौतम साहब ने ये उन्होंने बनाई है, हमारे ये भरत गौतम जी ने, और उन्होंने मिलकर के ये तस्वीरें बनाई हैं। विपिन बौद्ध जी ने जो पार्षद हैं, इन्होंने मिलकर के ये बनाई है कि देखो ये दशा उस समय की थी। देखो ये बैलगाड़ी है, इससे ज्यादा अब इस समय ज्यादा जो दशा हुई। इस समय दोनों बैल हैं इसके पास में, यहाँ पर एक बैल है, एक महिला है।
साथियों यहाँ पर ये दूसरी महिला है जो बैल के अभाव में खुद वहां पर जुड़ करके वहां पर उसमें उस वजन को अपने कंधे पे लेकर की गाड़ी को खींचने का काम कर रही है। इस बात से प्रमाणित होता है कि महिला यहाँ पर है तो ये जो लोग हैं ये बारी बारी इसको खींचते होंगे। जब ये महिला हमारी बहन जब थक जाती होगी तो दूसरे साथी लोग भी इसको अपना कंधा देकर के उसको गाड़ी को खींचते होंगे। तो देखिए क्या है, 70 साल के बावजूद भी हमारी स्थिति और बदतर हो गई। आप लोग देखो ये किस प्रकार से भेड़ बकरी की तरह, देखो उस समय 1947 में भी देखो इसी प्रकार से लोग भरे हुए थे भेड़ बकरी की तरह, पर आज भी हमारे जो लोग हैं वो भेड़ बकरी की तरह भटकते गए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इन्हें जाके कुछ हुआ भी नहीं है सम्मानित साथियों। इसका मतलब ये यहाँ पे मिसयूज किया गया है। हम बार बार इस बात को कहना चाहते हैं। देखो 1947 में लोग इसी प्रकार से जा रहे थे अपना सामान लेकर के, उसी प्रकार से देखो 2020 में 70 साल में क्या किया इन कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने, जिनकी सरकार रही जिन लोगों की केंद्र में, इन लोगों ने क्या किया सम्मानित साथियों, ये सोचने वाली बात है। इसलिए साथियों हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो पहले वाली जो सिस्टम जो हमने आपको बताया उसमें ये लोग कोरोना वायरस का मिसयूज कर रहे हैं सम्मानित साथियों। वो भारत के अंदर सर्वाइवल नहीं है, यहाँ पर वो जीवित रह ही नहीं सकता। यहाँ पे इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत है हमारे यहाँ के बाहर के लोगों की कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन उसका मिसयूज किया जा रहा है। जिसको हम लोग जिसके सहारे ये लॉकडाउन जो कर रखा है उसके सहारे जो ये मिसयूज किया जा रहा है, इस बात को हम लोग 5-10 मिनट में अपनी बात को सम्मानित साथियों समाप्त करेंगे। साथियों अब टाइटल जो है हमारे इस अगले टॉपिक का, अगले चैप्टर का, सरकार में बैठे लोग लॉकडाउन के सहारे पुरानी और नई व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। ये बात सम्मानित साथियों हम आपके बीच में, इसके लिए हम लोग अपने बिंदु तैयार करें हैं। नोट, उपरोक्त तस्वीरों से आपने देखा सरकार में बैठे लोग अपने अमीर लोगों को हवाई जहाज और एसी की बसें जो राजस्थान कोटा से आई हैं उनके माध्यम से लाए, लेकिन रोड पर छोड़ दिए गए ज्यादातर जो लोग थे। साथियों ये बात समझने वाली है, रोड पर किनको छोड़ा गया, हवाई जहाज से किनको लाया गया, एसी की बसों से किसको लाया गया। साथियों सरकार की तरफ से उनको लाने की सुविधा किनके लिए मुहैया कराई गई और किनको रोड पर फ्री छोड़ दिया गया। गाय भैंस की तरह जिनको छोड़ दिया गया, जानवरों की तरह, वो इसलिए छोड़ दिया गया, उसमें ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोग थे, उसमें ज्यादातर ओबीसी समाज के लोग थे सम्मानित साथियों। शूद्र समाज के लोग थे। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे उसमें गडरिया है, तेली है, लोधी है। साथियों में जहाँ पर था वहाँ पे लोधी समाज के लोग बेचारे बहुत ज्यादा वहाँ से बॉम्बे से आ रहे थे काम करके, वो वहाँ पर आए थे तो मुझे जानकारी मिली। लोधी थे, अहिर थे, कुमार थे, धीमर थे, चमार थे, धोबी थे, मुस्लिम थे, आदिवासी थे, आदि लोग थे सम्मानित साथी। इसका मतलब ये था SC, ST, OBC माइनॉरिटीज जो बहुजन कॉन्सेप्ट माननीय साहब काशीराम जी ने दिया था, ज्यादातर इन्हीं में से ये लोग थे। इसीलिए उनको मालूम थी कि जो अपने गांव को छोड़ करके शहरों में मजदूरी करने के लिए आ रहा है ये ज्यादातर शूद्र समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं। ये मैंने आपके सामने साथियों यहाँ पे लिखा है। इसलिए इन लोगों को गाय भैंस की तरह ऐसे ही छोड़ दिया गया, इनके लिए कोई इन्होंने सुविधा नहीं दी। इसका मतलब साथियों ये है कि उन लोगों की जातिवादी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए साथियों इनको पहले शहरों में लॉकडाउन के नाम पर बंद किया, इनको पहले शहरों में लॉकडाउन के नाम पर बंद किया, फिर भूखा मारा, फिर बिना कोई साधन मुहैया कराए रोड पर छोड़ दिया, जिससे कि वे अपने बच्चों से भी ये कह करके मरे कि कभी बेटा शहर में मत जाना। इसलिए सम्मानित साथियों ये शहर से भगाने का जो प्रोग्राम है, ये बात जो है इसी के माध्यम से ये लोग इस देश में पुरानी व्यवस्था को, मैं तो ये भी कहता हूँ कि नई व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। नई व्यवस्था कितनी खतरनाक होगी पुरानी के साथ साथ ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हैं सम्मानित साथियों ये लोग, ये आपको समझ में हम लोग यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने जाके क्या कहा, क्या बोलते हैं कि जाके भाई मनरेगा में काम करो। जैसा अभी कल बहन जी ने कहा था, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के लोग गड्ढे खोद रहे हैं, तो क्या काम दे रहे हैं ये लोग, मनरेगा 100 दिन का काम। साथियों याद रहे ये कांग्रेस बीजेपी एक ही है। ये कांग्रेस के द्वारा छेड़े गए कामों को बीजेपी पूरा करती है और
पर बीजेपी के द्वारा छेड़े गए कार्य को ये कांग्रेस पूरा करती है। ये मनरेगा जो है ये कांग्रेस के द्वारा दिया गया गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, जिसको बीजेपी मजबूती देने का काम कर रही है। इसमें 100 दिन आदमी को काम मिलेगा, एक परिवार को कार्ड बनेगा, उसमें 100 दिन उसको काम मिलेगा। अब आप क्या करेंगे जब आपको 100 दिन काम मिलेगा? तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, प्रोफेसर, सरकारी नौकरी, एजुकेशन, स्वास्थ्य आदि सब चीजों को आप छोड़ देंगे, केवल इन पे आप लोग ध्यान देंगे। क्यों? इसमें इतना पैसा नहीं आ पाएगा आपको सम्मानित साथियों। आगे इस बात को और जस्टिफाई करेंगे। कार्ड के हिसाब से एक परिवार को 100 दिन काम मिलेगा, चाहे उसमें कितने भी सदस्य क्यों ना हो। इस प्रकार से वह परिवार केवल चटनी के साथ रोटी खा पाएगा। और सम्मानित साथियों, बाकी 265 साल में जो 365 दिन होते हैं, 100 दिन का ये काम देंगे, वो भी कितना? चटनी के बनाने के लायक, रोटी और चटनी के लायक। आप सब्जी से रोटी नहीं खा पाएंगे सम्मानित साथियों। और तो इन चीजों को बनने की तो बात ही आप लोग छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि तो सोच ही आपको छोड़ दीजिए सम्मानित साथियों। यहाँ पर आपको केवल इतना करने देंगे लोग कि आप चटनी रोटी मुश्किल से खा पाएंगे। और साथियों, बाकी 265 दिन आप लोग फिर कहां जाओगे? फिर गांव के जमींदारों के पास जाओगे। ये बात साथियों, ये बात हमने कलेक्ट की है। हमारे आगरे में एक हमारी मैडम, एक प्रोफेसर हैं, हमारी टीचर हैं, उनके माध्यम से ये बात यहाँ पे हमने पुष्टि की है। बहुत अच्छी बात उनकी हमें लगी थी। तो साथियों, वे जमींदार के घर पर काम करने के लिए जाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे इस मनरेगा कार्यक्रम को भी खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। वो मजदूर केवल अपने गांव के जमींदार के ऊपर ही निर्भर हो जाएगा। आज पहले ये कहेंगे कि 100 दिन में आपको काम देंगे, 265 दिन आप कहीं भी जाइए, भूखे मरिए, कुछ भी कीजिए, इसमें केवल चटनी के आपने सुविधा आपके लिए करवाई। और साथियों, बाकी 265 दिन वो जमींदार के घर पे जाएंगे और उसके बाद इसको भी बंद कर देंगे, इस 100 दिन के काम को भी बंद कर देंगे। फिर आप जो है टोटली, जो आपका समाज है, जो गरीब समाज है, वो टोटली जमींदारों के घर पर जो काम करेगा, खेतों में जो काम करने लगेगा, धीरे धीरे वो उसको, आज तो ये बोलेंगे कि भाई मनरेगा में आपको झाड़ी मिलती है 202 रुपए, मनरेगा में आपको झाड़ी मिलती है 202 रुपए, हम आपको 220 रुपए देंगे, आप हमारे पास आके काम करो। सातों मिनिमाइज देखो कितना कम कर दिया, दिहाड़ी को कितना कम कर दिया। एक तरफ तो कहते हैं कि मिनिमम वेजेस जो होंगे आपके वो 350 होंगे, दूसरी तरफ मनरेगा के माध्यम से 202 रुपए में उसको मिनिमाइज करके वेजेस को, उसकी दिहाड़ी को उसको इतना कम कर दिया कि वहां पे बैठा हुआ जो जमींदार होगा वो कहेगा कि मनरेगा में तो आपको 202 रुपए मिलते हैं, भाई मैं तुझे 220 रुपए दूंगा, मतलब 350 से घटा करके 220 पे ला दिया। सम्मानित साथियों, इस प्रकार से वो बेचारा धीरे धीरे निर्भर हो जाएगा। फिर इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, फिर 202 की दिहाड़ी समाप्त हो जाएगी। लोगों की काम करने वालों की संख्या जमींदारों के खेत में बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि ये समाज पूर्णतः जमींदारों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। इस प्रकार से सम्मानित साथियों, फिर आप केवल 2 वक्त की रोटी के लिए उनके घरों में काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जैसे पूर्व की व्यवस्था में आपको देखने को मिलता होगा। किसी ने कोई गुड़ खिला दिया, छाछ पिला दी, रोटी खिला दी, इसी के दम पे हमारे बुजुर्ग लोग काम करते थे। 100-200 रुपए अगर उन्होंने कर्जा ले उठा लिया तो उनके ब्याज पे ब्याज लगा करके इतना पैसा बढ़ जाता था कि हमारा वो चाचा था, हमारा वो बाबा कभी उन पैसों को पटा नहीं पाता था। तो साथियों, वही व्यवस्था इनकी लाने की इनकी तैयारी है, इसलिए साथियों आपको समझना पड़ेगा। इसका समाधान हम आप लोगों को आगे बताएंगे। इस प्रकार से सम्मान साथियों, ये पानी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, शिक्षा, रोजगार, सम्मान को सबको खत्म करना चाहते हैं। ये टोटली इस गरीब समाज को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और भी समाज में सब गरीब लोग हैं, इनको ये लोग अपने ऊपर डिपेंड करके, सम्मानित साथियों, इनको अपने ऊपर निर्भर करके गुलाम बनाना चाहते हैं, जिससे कि 2 वक्त की रोटी के लिए उनके खेतों में काम कर सके। सम्मानित साथियों, जब वो मजदूर लोग उनके खेतों में बेगारी करेंगे साथियों, जब झाड़ी मिलेगी तो वो झाड़ी होगी, लेकिन जब उसको झाड़ी नहीं मिलेगी, 2 रोटी मिलेंगी, मिली नहीं मिली, 2 वक्त की रोटी के लिए आदमी काम करेगा, तो उसको बेगारी कहते हैं। जब हमारे में लोग जब बेगारी करेंगे तो सम्मानित साथियों, मैं कड़वी बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ साथियों, ये बहुत कड़वी बात हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जब आप दूसरों के यहाँ पर बेगारी करेंगे, आपका समाज दूसरों के यहाँ पर बेगारी करेगा, तो 3 चीज आपकी लुट जाएंगे।
3 चीज आपकी लुट जाएंगी साथियों। एक शब्द इसमें बहुत हार्ड है, इसको आप लोगों को समझना होगा। सम्मानित साथियों, आपकी फ्री लेबर जाएगी, आपको दाढ़ी नहीं मिलेगी, आपको रोटी मिलेगी खाने के लिए, तो आपकी दाढ़ी फ्री, आपकी दाढ़ी फ्री, आपको लेबर फ्री हो जाएगी। और जब आप उनके खेतों में काम करेंगे तो आपको उनके कहने से ही वोट डालना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, तो संविधान के विशेषज्ञों ने, बाबा साहब इंक्लूडिंग ने आपको जो अधिकार दिया था, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, वो पूरी तरह से वायलेट कर दिया जाएगा। जिस जमींदार के यहाँ पर आपके जो लोग काम करेंगे, उस जमींदार के कहने पर सम्मानित साथियों सारे वोट को मजदूर अपने कहने से अपनी मनचाही पार्टी को डलवाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है सम्मानित साथियों, ये आपको समझना होगा। नंबर 3, ये सब बहुत हार्ड है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जब हम लोग उनके खेतों में काम करेंगे सम्मानित साथियों, तो लेबर भी फ्री हो जाएगी, वोट भी उनके कहने से डालेंगे, और हमारी इज्जतों पे भी बहुत ज्यादा हमला हो सकता है, होता है। सम्मानित साथियों, इज्जतों पे भी हमला होगा। जब आदमी किसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है तो उसकी मानसिकता बदल जाती है। आज ये लोग जो कि झोपड़ों में जाके वोट मांगते हैं, जब ये पता चल जाएगा कि फलाने जमींदार के कहने से ही सारा वोट मिल जाएगा, तो ये तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी में वोट मांगने नहीं आएंगे, तुम्हारे कच्चे मकानों में वोट मांगने नहीं आएंगे। ये 3 नुकसान बहुत बड़े होने वाले हैं। अगर आप लोग को ये लोग इसका मिसयूज करके सम्मानित साथियों जो आगे ये लोग गुलामी प्रथा बना रहे हैं, बेकारी करवाना चाहते हैं, उसमें 3 चीज हमारी लुट जाएगी, फ्री लेबर, फ्री वोट, फ्री सेक्स। इसलिए सम्मानित साथियों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपरोक्त तीनों मामलों में, इन तीनों मामलों में जो 3 जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों मामलों में ओबीसी समाज का भी बहुत बड़ा तबका पिसेगा। ओबीसी समाज का, पिछड़ा वर्ग का जो मैंने नाम लिया है, तेली, साक्य, कुम्हार, जो मैंने नाम लिए हैं, इनका तबका भी बहुत बड़ी मात्रा में इन लोगों के बीच में जाकर के पिसेगा सम्मानित साथियों। इसलिए ओबीसी समाज को बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी समझने की आवश्यकता है। यहाँ पुरानी व्यवस्था का निर्माण नहीं, बल्कि नई व्यवस्था का निर्माण होगा सम्मानित साथियों। यहाँ पुरानी नहीं, पुरानी क्या थी? ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य बिजनेस करेगा। लेकिन आज क्या होने जा रहा है सम्मानित साथियों, आप जानते होंगे, यहाँ पर साथियों ये लोग नई व्यवस्था का निर्माण होगा। इसमें ब्राह्मण समाज में बैठे हुए विदेशी आर्य, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, कुछ चालाक किस्म के लोग जो इस समाज में बैठे हुए हैं, उनको टोटली लाभ होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पुरानी व्यवस्था लागू होगी, इसमें नई व्यवस्था लागू होगी। उस व्यवस्था में क्या होगा? पुरानी में क्या था कि भाई इन लोगों को पढ़ना पढ़ाना है, इन लोगों को रक्षा करनी है, शासन करना है, इनको व्यापार करना है, इनको सेवा करनी है, मनुस्मृति के हिसाब से जो शास्त्र हैं। लेकिन अब क्या होगा? पढ़ाई लिखाई का अधिकार भी एक ही राज्य के पास पहुंच जाएगा, एक ही समाज के पास पहुंच जाएगा, सत्ता भी उन्हीं के पास पहुंच जाएगी और पैसा भी उनके पास पहुंच जाएगा। सत्ता भी उन्हीं के पास, पैसा भी उन्हीं के पास, क्योंकि सत्ता में पैसा है, पैसा भी उनके पास पहुंच जाएगा। और आप जानते हैं सम्मानित साथियों, आज की डेट में भी सत्ता के माध्यम से शासन उनके पास होगा जो पहले क्षत्रियों के पास होता था। पहले क्षत्रिय लोग शासन क्या करते थे? शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन आज कौन शासन करेगा? ये लोग, विदेशी जो लोग हैं, ये विदेशी आर्य लोग, विदेशी ब्राह्मण नहीं बोल रहा, विदेशी आर्य लोग इस देश में शासन करेंगे सम्मानित साथियों। अधिकारी 96% इन लोगों के हैं, जिसमें क्षत्रिय वैश्य के लोग भी इंक्लूड नहीं है सम्मानित साथियों। 2-3% होंगे सभी लोग, बाकी ये सारे लोग, ये लोग हैं जो मैं इनकी बात जो कर रहा हूं आप लोगों से, ये आप अपने दिमाग से आप उसको समझ सकते हैं। धन भी उनके पास होगा, सत्ता उनके पास है। पहले वैसे के पास होता था, वहां से वो छिन जाएगा और सम्मानित साथियों इन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसलिए आज तो ये लोग उनको थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। आगे चल के जो चालाक किस्म के लोग जो विदेश से जो आए थे, ये आर्य लोग, ये पूरी सिस्टम के तहत आप लोगों को, पूरे देश के लोगों को बरगलाएंगे। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्णों के लोगों को, दलित, आदिवासी लोगों को, सबको बरगलाएंगे और पूरी की पूरी ताकत को ये लोग अपने पास सेंट्रलाइज कर लेंगे और इस देश को फिर से गुलाम बना देंगे। ये इन लोगों की प्रोग्रामिंग है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो मैंने पहले बताया, अगर गुलामी में हम लोग, हमारा समाज में देश पहुंच गया तो इस देश की 90% वोट जमींदारों के कहने से पड़ेंगी। लेबर को आपको पैसा नहीं मिलेगा और हमारी जो इज्जत है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जाएगा। उसमें सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग इंक्लूड हैं।
जिनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, और आप आजकल उसका परिणाम आप लोग देख भी रहे होंगे सम्मानित साथियों। इसलिए बहुजन समाज के शहर में पलायन से क्या क्या हुआ, ये हमने पॉइंट नंबर 7 का बनाया है, या अपनी सीक्वेंस से आप लोग देख लेना। ये टाइटल बनाया है, बहुजन समाज के शहर में पलायन करने से क्या क्या हुआ। ये बात हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि वो क्यों भगाना चाहते हैं शहरों में से इन गरीब लोगों को सम्मानित साथियों, उसकी वजह क्या है, ये बात बता करके हम लोग अपनी बात को समाप्त करेंगे साथियों। जातिवादी, जब ये लोग शहर में गए, जब शहर में लोगों ने गांव से पलायन किया, तो जातिवादी सामाजिक व्यवस्था कमजोर पड़ी। जो सामाजिक जातिवादी व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ी। चेंजिंग आई, लोगों की सोच में चेंजिंग आई, पढ़ लिख के लोग तैयार हुए। जैसे जैसे पढ़ लिख के तैयार हुए तो जातिवादी जो सोच थी उसमें गिरावट आई, स्ट्रक्चर में उसमें खलबली मची। लोगों ने एक दूसरे की जातियों में भी शादी करना शुरू करा। पढ़ने लिखने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो लड़का लड़की जो पढ़ा करते थे सम्मानित साथियों, तो उस अवस्था में गिरावट आई। ये सबसे बड़ा काम यहाँ शहर में जाने से लोगों के हुआ। इसीलिए लोग इसके बहाने, लॉकडाउन के सहारे इस देश में इन लोगों को वापस बाहर भगा करके, वापस गांव में भगा करके, इतना तोड़ करके ये लोग गांव में भेज रहे हैं कि कभी जिंदगी में ये शहर की तरफ मुंह उठा के ना देख पाए। आर्थिक स्थिति में सुधार आया। जो लोग गरीब थे उनको 2 रुपए कमाने का मौका मिला, वो वहां पे जाकर के बेगानी टाइप करते थे। शहरों में गए तो सम्मानित साथियों उनको झाड़ियां, उनको झाड़ी होती है, उनको वो पूरी मिलनी शुरू हुई। सोशल स्टेटस में सुधार आया, शिक्षा में बढ़ोतरी, सोच में बदलाव, दबाव कम हुआ, पुलिस की सुविधा अच्छी मिली, पैसा कमाकर गांव पहुंचा, पक्का मकान बनवाया, अन्य भाइयों को पढ़ाया, गांव में जाकर के जमीन खरीदा और अपने साथ में 2-4 साथियों को और भी वापस शहर में लेकर के आया। तो इस प्रकार से जमींदारी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसमें साथियों ओबीसी समाज के लोगों का भी नुकसान हुआ है। जो लॉकडाउन के सारे जो मामला चल रहा है, इसमें ओबीसी समाज के लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान किया जा रहा है। मैं बार-बार ओबीसी समाज के लोगों के लिए अपनी बात को कह रहा हूँ। इसमें सबसे ज्यादा जो लाभ है, अगर ये लोग जो शहरों में गए, इसमें सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ है वो ओबीसी समाज के लोगों को हुआ है, क्योंकि ओबीसी समाज जो है सोशल स्टेटस में वो औरों से थोड़ा ऊपर है, एससी से थोड़ा ऊपर है, तो उसको थोड़ा सा सहारा मिला। जैसे 2 रुपए से जाकर के शहर में कमाए तो उनकी ठेकेदारी भी बहुत अच्छी चली। ऐसे लोगों की ठेकेदारी कम चली, ओबीसी लोगों की ठेकेदारी ज्यादा चली। चाहे उन्होंने कंपनी में जाकर के ठेकेदारी करी हो, चाहे उन्होंने मकान बनाने की ठेकेदारी करी हो, चाहे वो मजदूरों के, लेबरों के उधर सब यूज किया जाता है। जमादार जिसके पास में बहुत सारी लेबर होती है, जिसके पास मैन पावर होती है, तो साथ चाहे उनका मामला हो, उसमें ओबीसी समाज के लोगों को बहुत बड़ा लाभ हुआ था। अगर ये वापिस आएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी समाज का होगा सम्मानित साथियों। इसलिए ये लोग आपको वापस गांव भेजना चाहते हैं, जिससे कि ये पुरानी व्यवस्था फिर से इस देश में लागू हो जाए, और पुरानी व्यवस्था के सहारे ये नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के जितने भी अधिकार हैं वो सारे के सारे सेंट्रलाइज होकर के बाहर से आए हुए आर्य जो साथी जो बहुत चालाक हैं, उनके पास पूरी की पूरी ताकतें, सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाएंगी। इसलिए आपको इस बात को समझने की जरूरत है। अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ साथियों हम लोग जाते हैं, क्योंकि समय हमारा लगभग 1 घंटा, हमने 40 मिनट की हमने बात की थी, 40 मिनट लगभग हो चुके हैं। तो इसलिए हमारे साथियों 5-7 मिनट में हम लोग अपनी बात को ब्रीफ करके, निष्कर्ष करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। इस प्रकार से प्रवासी मजदूरों की बदतर हालत के साथ साथ इस बर्बादी का जिम्मेदार कांग्रेस, भाजपा के साथ साथ हम स्वयं भी हैं। साथियों, हमने टाइटल दिया है कि इसका जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस और बीजेपी तो है ही है, साथ में हम लोग भी इसके अपनी बर्बादी के हम जिम्मेदार स्वयं भी हैं। क्यों? कि साथियों इस बात को मैं एक बार और पुष्टि करता चलूं, यहाँ पर माननीय बहन जी ने ये बात सही कही थी कि आज जो देश में जो बदतर हालत हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी है।
कांग्रेस का बहुत लंबे समय तक देश में शासन रहा है। कांग्रेस ये चाहती है कि उस बीजेपी के बाद उसकी सत्ता फिर से आए, लेकिन बहन जी ने कहा कि इसके जिम्मेदार कांग्रेस भी है। इसका मतलब सम्मानित साथियों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस और भाजपा का जिम्मेदार है ही है, साथ में हम भी हैं। क्यों? इस बात को यहाँ का लोग पुष्टि करना चाहते हैं। वोट का अधिकार इसलिए नहीं मिला था आप लोगों को वोट का अधिकार इसलिए नहीं मिला था कि आप अपने शोषक को, अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को, उसको वोट देकर के मजबूत बनाए। अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को, अपने शोषक वर्ग को अगर आप वोट दोगे जिससे वो मजबूत बनेगा, वो नेता बनेगा, तो साथियों आपके ऊपर शोषण होना लाजमी है। आपके ऊपर शोषण होना लाजमी है। जब आप अपने दुश्मन को मजबूत करोगे तो वो लाठी आपके ऊपर ही चलाएगा। अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो वो मानने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी वो आपको काटने का काम करेगा। इसीलिए मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। एक सामने से कोबरा सांप है जिसको भाजपा कहते हैं, एक आस्तीन का सांप है जिसे कांग्रेस कहते हैं, जो आपके आस्तीन के अंदर रहती है, आपके शर्ट के अंदर रहती है, जो दिखाई नहीं देती है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस बदतर हालत का जिम्मेदार ये तो है ही है, लेकिन हम स्वयं भी हैं, क्योंकि हमने अपने दुश्मन को वोट देकर मजबूत किया। ये जो आपकी जो मानसिकता है अभी देश में, इसका ये लोग लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से ये बात हमने आपको बताई कि वोट आप लोग अपने हित में आप लोग प्रयोग करें। इसलिए सम्मानित साथियों, सभी बिरादरियों के लोग पिटे भी और मरे भी। सभी बिरादरी के लोग पिटे भी और मरे भी। सम्मानित साथियों, उदाहरण के लिए जाट हरियाणा में मरा, गुजर राजस्थान में मरा, पटेल कुर्मी उत्तर प्रदेश में मरा, साक्य कुशवाहा मरा, लोधी मरा। ये वे लोग हैं जिनकी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास खबर आती रहेंगी। ये प्रधान लोग मरे हैं, ये लोधी भाई प्रधान थे, ये लोग वहाँ के नेता टाइप के लोग थे जो लीडिंग करते थे समाज की, गरीब लोग थे। साथियों, जाट भी मरा है, गुजर भी मरा है, पटेल भी मरा है, साक्य कुशवाहा भी मारा गया है लोगों के द्वारा इनकी सरकार में, लोधी कुमार भी मारा गया है, धोबी चमार भी मारा गया है, बंगी वाल्मीकि मारा गया है, पासी मुस्लिम मारा गया है, आदि सभी बिरादरियों को पीटा भी गया है और मारा भी गया। धोबी भाई का था एक, अभी आपने देखा होगा, जो अभी जो नेता थे बधाई की तरफ के, उनकी हत्या अभी कर दी गई है, बाप बेटे की एक साथ। सम्मानित साथियों, इसलिए हम लोग का आपसे निवेदन है, आप लोग इस बात को समझना पड़ेगा कि वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसको समझाने के लिए आपको बहुत से तमाम लोग आए, फूले आए, साहू आए, नारायण आए, बहुत से लोग, यादव आए, आपके बिरसा मुंडा जी आए जो आपको समाज के बारे में आपको समझाया। ऐसे तमाम इधर से आपके जो है, इधर से आपके और भी बहुत से लोग आए, कानपुर की तरफ से भी आपके कई साथी लोग आए, बाबा साहब आए, साहब काशीराम आए, बहन जी आपको समझा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग आपको समझाने के लिए आए कि इस वोट के अधिकार को आप लोग समझें, क्योंकि 1902 के बाद ही वोट का अधिकार भारत में मिलना शुरू हो गया था। इसलिए सम्मानित साथियों, तभी से आपको लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाए हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, उसको आप लोगों को समझना है। इस प्रकार से अगर आप चाहते हो यह देश बच सके, तो आप लोगों को दुश्मन और दोस्त का फर्क समझना पड़ेगा। आपको दुश्मन का और दोस्त का फर्क समझना पड़ेगा। वोट रूपी ताकत का प्रयोग अपने विरोधी कांग्रेस, भाजपा आदि को न देकर के जाति, धर्म, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके बसपा को देना होगा, बहुजन समाज पार्टी को आपको अपना वोट देना होगा, क्योंकि सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो सत्ता में होती है। सत्ता से ही सारी की सारी पावर्स निकलती हैं, चाहे धन का वितरण हो, चाहे नौकरी का वितरण हो। साथियों, अभी आपने देखा होगा ओबीसी समाज की शायद अभी कितने हजार जो वैकेंसी अभी रिजेक्ट कर दी गई है, उनको अभी जो नुकसान हुआ है सम्मानित साथियों, उनका वहाँ पर नंबर नहीं आया है, आपको जानकारी होगी। ये अपने लोगों की भर्ती किए जा रहे हैं, SC, ST, OBC समाज के लोगों की भर्ती नहीं हो रही है। ये केवल आपको मनरेगा तो दे देंगे, जैसे कि योगी जी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि मैंने इतने करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को मैंने रोजगार दिया। किसमें दिया? मनरेगा में दिया। बेगानी करने के लिए दिया, गड्ढा खोदने के लिए दिया कि इधर की मिट्टी उठा के उधर डाल दो, उधर की मिट्टी
उठा के इधर डाल दो, ये काम लेकर के आपको केवल चटनी के लिए आपको पैसा देने का काम किया सम्मानित साथियों। इसलिए अगर आप चाहते हो, अभी भी आपके हाथ में है, ओबीसी समाज के लोगों जो मैंने नाम आपको बताए हैं, कुमार है, चमार है, धोबी है, धानुक है, खटीक है, ये जाट है, गुर्जर है, यादव है, लोधी है, कुर्मी है, पटेल है, ये जो बिरादरियां हैं, ये साक्य हैं, ये जो बिरादरियां हैं, आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। अन्य ऊपर की बिरादरियों में से जो गरीब समाज है वो भी पिसेगा, मैंने आपको पहले बताया है। ये कुछ ही लोगों के हाथ में पूरी ताकत चली जाएगी, उसमें हमारा क्षत्रिय भी पिसेगा, हमारा वैश्य भी पिसेगा और ब्राह्मण में से गरीब लोग भी पिसेंगे। इसलिए साथियों, ओबीसी समाज के लोगों से विशेष रूप से निवेदन है कि मंदिर मस्जिद के मामले को छोड़ करके अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आप लोग सोचें। आप बहन जी का शासन काल आप लोग देखें, बहुजन समाज पार्टी का शासन काल आप देखें, कोई परिंदा पर नहीं मार पाया था। और आज आप जानते हैं कि कितने हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े कराते हैं। इसलिए साथियों, ये बात आपको बाबा साहब ने भी बताई कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, ये मास्टर की है, इससे आप सारे सभी प्रकार के ताले खोल सकते हैं। तो मजदूर भाइयों को अपने बच्चों को शिक्षा पर जोर देना है और अपने परिवार के नियोजन पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जितने कम बच्चे होंगे उतना आप उनको आराम से पढ़ा पाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, इसलिए इसी प्रकार से आपके बीच में बाबा साहब के बाद में मान्यवर साहब काशीराम जी आए। सम्मानित साथियों, उन्होंने भी आपको बताया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस प्रकार से मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। इस प्रकार से सम्मानित साथियों, आपको बहुत से लोग समझाने के लिए आए। मेरा आपसे निवेदन है, ये वोट का अधिकार आपके पास में ताकत है, ये भी आपका छिनने वाला है। आपका वोट का अधिकार आपके हाथ से जाने वाला है। एक तरफ ये लोग आपको अनपढ़ बना रहे हैं और दूसरी तरफ ये कंडीशन लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं कि अब वोट वो डालेगा जो कम से कम 12वीं पास होगा, कम से कम 10वीं 12वीं पास होगा, वही आदमी वोट डाल पाएगा, क्योंकि अनपढ़ आदमी अपना वोट को इन्फ्लुएंस में बेच देता है। तो इसका ये मिसयूज करेंगे और दूसरी तरफ आपके स्कूलों को खराब किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में एजुकेशन नहीं बची है, प्राइवेट में आप लोग पढ़ा नहीं पाएंगे। तो सरकारी स्कूलों में क्या कर दिया, अब कोई मास्टर किसी बच्चे की पिटाई नहीं करेगा, अब कोई बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, अब उसको बच्चे को दलिया हलवा खिलाओ और उसके घर पे भेज दो। जब बच्चा फेल नहीं होगा, बच्चे को डर नहीं होगा टीचर का, और उसको दलिया हलवा खिलाया जाएगा, उसको एजुकेशन नहीं दी जाएगी। साथियों, 10वीं 12वीं के जाकर के बोर्ड के एग्जाम में जाके वो बच्चा फेल हो जाएगा और तब जाके ये कंडीशन लगाई जाएगी कि अब वोट वो डालेगा जो कम से कम 10वीं 12वीं पास होगा। इस प्रकार से आपसे वोट का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, चाहो तो अभी भी आपके हाथ में है, आगे आपके हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल आप सही करो। जब वोट का इस्तेमाल आप सही करेंगे तो आपके बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य भी मिलेगा, आपके बच्चों को नौकरियां भी मिलेंगी, आपके बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगी। एजुकेशन का संबंध कोई केवल नौकरी नहीं होती, अपने ब्रेन के स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए एजुकेशन दी जाती है। लेकिन सम्मानित साथियों, आप जानते होंगे यहाँ पे तमाम पैसे को एक 4 किस्म के लोग पूंजीपतियों को पहले ये लोन देते हैं, उसके बाद माफ कर देते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, गरीबों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। ये लोग कहते हैं हम आपको डाटा फ्री दे देंगे, हम तुमको आटा फ्री दे देंगे, हम तुमको लैपटॉप फ्री दे देंगे, हम तुम्हें चावल दे देंगे 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चीनी दे देंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहती है कि इनको कुछ भी फ्री देने की जरूरत नहीं है, बल्कि फ्री के स्थान पर आप इनको एजुकेशन दो, आप इनको रोजगार दो। और जब इनके पास में रोजगार के माध्यम से 50,000 रुपए प्रति महीने के घर पे तनख्वाह आएगी तो ये 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो चीनी चावल नहीं, बल्कि 50 रुपए किलो 200 रुपए किलो चावल को ये खाने का काम करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, ये आपको मांगने वाला बनाना चाहते हैं। साहब काशीराम कहते थे, मांगने वाले का हाथ ऐसा होता है और देने वाले का हाथ ऐसा होता है। इसलिए आप लोगों को इस बात को समझना होगा। सम्मानित साथियों, मांगने वाले नहीं, बहुजन समाज पार्टी के इस आंदोलन में, महापुरुषों के इस आंदोलन में आप लोग जुड़ो और जुड़ करके इस देश को बचाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करो, वरना ये देश आपके हाथ से चला जाएगा। और इस देश में पुरानी व्यवस्था नहीं। मैं क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहता हूँ, वैश्य भाइयों से कहना चाहता हूँ, शूद्र भाइयों से कहना चाहता हूँ कि पुरानी व्यवस्था नहीं बल्कि नई व्यवस्था का निर्माण होने जा रहा है, जिसको इस देश के हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, हमने आपको
जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूरों की बदतर हालत का जिम्मेदार सरकार के साथ साथ हम स्वयं भी हैं, ये बात हमने बताने का प्रयास किया। और सम्मानित साथियों, दूसरी बात जो है, ये लॉकडाउन के सहारे इस व्यवस्था को नहीं बनाना चाहते हैं, इसको पुराने वाले को स्थापित के साथ साथ नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो उससे बेगारी होगी, और बेगारी होगी, गुलामी होगी, और उसमें 3 चीज आपकी फ्री जाएंगी। फ्री आपका वोट चला जाएगा, फ्री लेबर चली जाएगी, और इज्जत भी फ्री चली जाएगी सम्मानित साथियों, जिसका कोई मोल नहीं होता है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस मूवमेंट में आप जुड़े। और हम लोग जो मिशन काशी नाम के जो साथी हैं, साथियों, हम लोग पहले ऐसे लोग हैं जो पार्टी से निकलने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मान्यवर साहब काशी राम जी के साथ साथ हमारे पूर्व के महापुरुषों का ये आंदोलन है। तो जो साथी इस मूवमेंट में जुड़ना चाहते हैं, जो बीएसपी किसी पद पे नहीं है, लेकिन वे लोग भी अगर बीएसपी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आए, हमारे साथ आए। और हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया है सोशल मीडिया पे, हम लोग लाइव कैंपेन देंगे जब तक लॉकडाउन है। इस प्रोग्राम में आप लोग जुड़े। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं आपका पूरी टीम का मैं पूरी टीम का क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? कोई मैं बताओ, कोई प्रश्न? कोई प्रश्न सम्मानित साथियों, उसको हम लोग रखते हैं, फिर आपके सामने उसको देने का प्रयास करेंगे। कोई एक प्रश्न है? सर, मध्य प्रदेश से राजकुमार जाटव जी का क्वेश्चन आया है, और राजकुमार जाटव जी ने पूछा है कि जिस तरह से ट्रेनों में और बसों में जाने वाले मजदूर लोगों की हत्या हुई है, उन्होंने हत्या कहा है इसको, कि यदि वो सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती और ट्रेनों में और बसों में मजदूरों की प्रॉपर व्यवस्था कराती तो ये हत्याएं ना होती। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो बात जायज है। इसके लिए तो सरकार जो दे रही है कि हम उनकी रजिस्टर कराएंगे, वो कराएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि मजदूरों को छोड़ दिया गया है, रोड पे हो, चाहे बसों में है, चाहे ट्रेनों में है, उनको छोड़ दिया गया है सम्मानित साथियों, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मरे, जितने जिए और जाके वहाँ गुलामी करें, बाकी ये मरे। और साथियों, मुझे लगता है कि ये शायद अपना कोई दायित्व नहीं लेंगे, लेकिन साथियों, सभी का समाधान वोट के अंदर है, इसलिए वोट का इस्तेमाल आप लोग सही करें। मैं इसी के साथ में पूरी टीम का, जो गाजियाबाद में जिन साथियों ने मिलकर के, हमारे नितिन भाई ने जो अपना स्कूल दिया, अपना ये प्रोजेक्टर दिया, अपना लैपटॉप दिया और अपना ये जगह मुहैया कराई, इनका मैं पूरी इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अमित पंत बौद्ध जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, भारत गौतम जी का, रजत जाटव जी का, और हमारे इंजीनियर साहब का, सभी साथी का, और जिन्होंने हमको ये इतना अच्छा हमको ये विषय दिया। आगरे की टीम का मैं पूरी तरह से सबका, पूरे देश के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से ये मूवमेंट आगे चलता रहेगा। आप लोग इस मुहिम में जुड़ेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं पुनः हमारे जो बाबूजी शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो कल जो परिनिर्वाण हुआ था, उसके लिए मैं, हमारी पूरी टीम, पूरा देश, पूरे विश्व के लोग आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और पूरा समाज जो है उनके परिवार के साथ सांत्वना बना करके खड़ा हुआ है। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इन्हीं के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय बसपा। धन्यवाद। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।